Hello everyone, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जो हमारे रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2.13 से लेकर हमें आज पढ़ना है एग्जाम्पल 2.17 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.13। Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? क्यूब में टोटल कितनी साइड होती है? 6। एक साइड का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर टोटल 6 साइड हैं तो टोटल एरिया हो गया 6L स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते। फर्स्ट फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। 6, चलो साइड लेंथ हमें दी हुई है 7.203 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 7.203 और उसका क्या करना है? स्क्वायर। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? तो आंसर आएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसीलिए यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर, बट वो हम फाइनल रिजल्ट में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका था? 6 का था, 7.203 और फिर से वही नंबर 7.203। तो यहाँ पे 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन था जिसमें ये दो नंबर है वो मेजरमेंट के हैं और 6 है वो एक नंबर है। तो फॉर्मूला में आने वाला अगर कोई नंबर है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आप ध्यान में नहीं लोगे, और अगर ध्यान में लेना है तो इसके पास आप मान लोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब 6 को आप 6.00000 इनफाइनाइट तक कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि ये कोई मेज़रमेंट नहीं है और मेज़रमेंट नहीं है तो फिर प्रिसीजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो रही बात ये दो नंबर की, 7.203 के पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इधर भी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दोनों नंबर सेम है। इसलिए अगर डिफरेंट होते तो जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है उसको आप ध्यान में लेते और फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये जो नंबर मिला है उसको 4 नंबर तक राउंड ऑफ करना है। अब राउंडिंग ऑफ के हमने रूल्स पढ़ लिए थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो जो नंबर हमें निकालना है, मतलब ये ग्रेटर देन 5 है, तो उसके आगे वाला जो नंबर होगा उसमें आप एक ऐड करोगे। तो यहाँ पे 9 है, 9 ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट लिखेंगे कुछ इस तरह 311 पॉइंट, ये 299 है, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 3। ओके, क्योंकि 2 के बाद वाला नंबर जो 9 था वो ग्रेटर देन 5 था, इसलिए मैंने 2 में एक ऐड कर दिया, नंबर बन गया 3। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिला 311.3 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी एक चीज़ और हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? एल क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट यहाँ पे तो तीनों साइड सेम है तो एल क्यूब आएगा। एल क्यूब मतलब क्या? 7.203 का क्यूब आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स। ओके, यही नंबर को 3 बार रिपीट करके मल्टीप्लाई करो तो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा 373 पॉइंट
714 यहाँ पे भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए, 4। तो जो पांचवा नंबर है वो मुझे रिमूव करना है, और पांचवा नंबर है यहाँ पे 1 जो लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो फिर उससे आगे वाला नंबर है उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। मतलब यहाँ पे नंबर है 1, देखो, तो ये 7 है वो एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 था वो लेस देन 5 था। तो फाइनल रिजल्ट में 373.7 मीटर क्यूब दिखा सकता हो। फाइनल रिजल्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, अदरवाइज हाफ मार्क कट सकता है उधर भी। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल 2.13। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.14। 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब यहाँ पे मास एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए डेंसिटी दिखानी है कि यहाँ पे ये मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी। चलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमें कितना दिया हुआ है, 5.74, और वॉल्यूम है मेरे पास 1.2। ओके, यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहे हैं 2 नंबर, उसमें यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। कौन सा नंबर हमें ध्यान में लेना है? जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब 1.2 को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में भी आपको यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। क्लियर? फाइनल रिजल्ट कोई भी आए, आपको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.74 डिवाइड बाय 1.2। तो मेरा आंसर आ रहा है 4.78333333। कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो, मुझे राउंड ऑफ करना है 2 नंबर तक, क्योंकि मुझे रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बाकी के नंबर्स मुझे रिमूव करने हैं। तो जो नंबर रिमूव हो रहा है वो कौन सा है, 8। 8 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 है तो 8 के आगे वाला नंबर मतलब 7, उसमें मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ होके मेरा रिजल्ट बनेगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे यूनिट लिखने में भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि हमें मास दिया हुआ था ग्राम में और वॉल्यूम दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब में। अब दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो यूनिट बनेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हुआ एग्जाम्पल 2.14 का सॉल्यूशन। क्लियर? तो 2 ही चीज़ याद रखनी है। अगर कोई फॉर्मूला एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बना हुआ है तो आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर से वो देखने हैं। उसमें सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर जिसमें है उसको ध्यान में रखना है। और अगर कोई फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से बना है, जैसे कि हमारा जो एग्जांपल 2.13 था वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था, 2.14 में हम डिवीज़न ले रहे हैं, तो एक ही रूल याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से नंबर में कम है, कौन से मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, और उतने ही नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.15। लेट अस कंसिडर
an equation half mv square equal to mgh, where m is the mass of the body, v is velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. ओके, चलो हमारे पास इक्वेशन कौन सा है वो देख लेते हैं. इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच. अभी इक्वेशन देख के आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ये काइनेटिक एनर्जी का है और ये पोटेंशियल एनर्जी का है. अब दोनों एनर्जी के ही टाइप है तो डायमेंशनली करेक्ट है ही, बट हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हैं. चलो ये हाफ का डायमेंशन क्या होगा, तो हाफ है वो डायमेंशन लेस होगा क्योंकि एक नंबर है. ओके, ये कोई मेज़रमेंट नहीं है. उसके बाद एम क्या था, मास, और मास के लिए हम डायमेंशन लिखते हैं कैपिटल एम. कोई पावर नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ. वेलोसिटी का डायमेंशन है L1t-1 और पावर है 2, तो फिर यहाँ पे डायमेंशन बना m1 L2t-2. ओके, सेम वे राइट हैंड साइड चेक करते हैं. राइट हैंड साइड फॉर्मूला है mgh. m का डायमेंशन m1, g मतलब एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर मतलब L1, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t-2, और h मतलब एक टाइप की लेंथ ही है तो मैं लिख सकता हूँ L1. तो यहाँ पे भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना m1 L2t-2. मतलब आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ पे प्रूव हो रहा है. क्लियर. तो लास्ट में लिख सकते हो द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर द सेम एंड हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके, यहाँ पे लास्ट में आप आंसर लिखो स्टेटमेंट में. The dimensions of left hand side and right hand side are the same. Hence, the equation is dimensionally करेक्ट. ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल 2.15. एग्जाम्पल 2.16 स्टार्ट करते हैं. द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम में आपको याद रखना है, ये के जी दोनों स्मॉल करना है. That of speed is मीटर पर सेकेंड एंड ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 यूनिट आपको दिए हुए हैं, एनर्जी का जूल, स्पीड का मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट on the basis of dimensional arguments. Okay, m stands for the mass of the body. मतलब यहाँ पे आपके पास 5 फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जीज के. कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप डायमेंशन निकाल लो काइनेटिक एनर्जी के. ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डायमेंशनल फॉर्मूला है इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाता हूँ कैपिटल के लिए. अब एनर्जी का हमें याद रखना है m1 L2t-2.
m1l2t-2 हमने यहाँ पे भी डिराइव किया हुआ है, देखो। ओके, अभी ये जो 5 इक्वेशन है हमारे पास, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी ही है, तो ये एक फॉर्मूला इनफ है। अभी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे जितने भी फॉर्मूलाज है सभी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जिस इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच हुआ वो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। जो मैच नहीं हुआ वो इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ए से। चलो, ए में आपको किसके डायमेंशन फाइंड करने हैं, एम स्क्वायर वी क्यूब। तो एम स्क्वायर वी क्यूब के लिए डायमेंशन निकालते हैं। एम मतलब मास, मास का होता है m1 बट पावर है 2। वी मतलब वेलोसिटी और उसके लिए l1t-1 बट उसका करना है क्यूब। ये l1t-1 कैसे आया वो भी रिवाइज करा दूँ। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का l1 और नीचे टाइम का t1, तो l1 t1 ऊपर गया तो t-1। ठीक है, तो ऐसे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद ना रहे तो जो आपके पास नॉर्मल फॉर्मूलाज है उसकी हेल्प से आप डिराइव कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, m1 पावर 2 मतलब m2 हो गया, l1 पावर में 3 है तो l3 हुआ, 1 इंटू 3 दैट इज 3, -1 इंटू 3 करोगे तो t-3। चलो, ये जो इक्वेशन ए का राइट हैंड साइड है एम स्क्वायर वी क्यूब, उसका डायमेंशन हमें मिला m2l3t-3। ये काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उससे अलग है, मतलब जो इक्वेशन 1 था वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, अभी बी के लिए फाइंड करते हैं। चलो, बी क्या है, 1/2 mv²। हाफ mv² का डायमेंशन निकाल लेते हैं। ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्जांपल में निकाला था। m का m1 रहेगा, v का l1t-1 बट स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दिखा देते हैं। अभी टोटल मिला हमें m1l2t-2। ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ मैच होता है। ये देखो दोनों सेम है, m1l2t-2। थर्ड इक्वेशन एम ए। चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम ए निकालते हैं। मास का डायमेंशन रहेगा m1 और a मतलब एक्सेलरेशन t l1t-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिला m1l1t-2। ये फोर्स का डायमेंशन है। काइनेटिक एनर्जी के जो एनर्जी का जो डायमेंशन है m1l2t-2, यहाँ पे हमें मिला m1l1t-2, मतलब ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अभी डी निकालते हैं। डी में देखो 3/16 mv²। तो यहाँ पे 3/16 का कोई डायमेंशन नहीं है। m का रहेगा m1 और v का रहेगा l1t-1 और हमें स्क्वायर भी करना है। तो टोटल डायमेंशन मिला m1l2t-2। ये भी काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच हो रहा है, मतलब इक्वेशन बी एंड डी ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, ए एंड सी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अभी चेक करते हैं ई के लिए। अभी देखो ई में जो इक्वेशन है उसमें एक तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी है, राइट हैंड साइड पे दो टर्म है, दोनों का एडिशन है। अब हमें पता है कि जब भी दो क्वांटिटी के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है तब दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम इक्वल क्वांटिटीज़ को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं 10 किलोग्राम प्लस 5 मीटर बोलूँ, आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वांटिटी थी मास, एक क्वांटिटी है लेंथ, तो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर
यहाँ पे जो k का डायमेंशन है वही डायमेंशन हाफ mv² का मिले और वही डायमेंशन अगर ma का मिले तो हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो चेक करते हैं। तो उसमें दो पार्ट है तो दो पार्ट का चेक करते हैं। चलो हाफ mv² ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है इक्वेशन, सॉरी जो b था उसको चेक करने के लिए। फिर भी यहाँ पे आप दिखा सकते हो ऐसे m1 और v का L1t-1 और उसका स्क्वायर। चलो ये मैच हो रहा है, बट उसका सेकंड पार्ट है वो क्या है? तो हम हाफ mv² के साथ एडिशन में था ma। अभी ma का डायमेंशन चेक करो, m1 L1t-2, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया m1 L1t-2। अब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ई इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, तो आप लिख सकते हो हियर इक्वेशन A, C and E, A, C and E are dimensionally incorrect, and equation B and D are dimensionally correct. ओके, B एंड D है वो डायमेंशनली करेक्ट है, A, C एंड E डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये एग्जाम्पल हो गया 2.16। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.17। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी such that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity। मेन डेटा आपका इधर है कि जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है? तो एक तो लेंथ, एक मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। आपको याद होगा हमने H=I²RT फॉर्मूला डिराइव किया था हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो जनरेट होती है उसका। तो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिराइव किया था। सेम वे यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि T है वो मास पे डिपेंडेड है, लेंथ पे या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, बट कौन सा रिलेशन है वो हमें पता नहीं है। हो सकता है T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर हो सकता है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ओके, हो सकता है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁵3/2 हो, क्या पता। ठीक है ना, मतलब हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका पावर पता नहीं है, और पावर पता नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। लेट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बट लेंथ के ऊपर पावर सिलेक्ट करते हैं A, मास के ऊपर B और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर C। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा देते हैं स्मॉल k, L⁴A, M⁴B एंड G⁴C एज इट इज। ये इक्वेशन 1। अभी हमारा टारगेट क्या है?
तो हमें फाइंड करना है ए, बी एंड सी, तीनों के पावर्स अगर हमें पता चल गए, इक्वेशन 1 में रख दिए, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, अब उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय कंसिडरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। चलो, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या रहेगा, तो उसमें m0 l0 t1 लिख सकते हो आप, क्योंकि टाइम पीरियड मतलब सिर्फ टाइम आएगा और कुछ नहीं। इक्वल टू के उस साइड क्या आएगा, तो लेंथ का आएगा L1, पावर में रखेंगे A, मास का आएगा m1, पावर में रखेंगे B। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो L1t-2, कोई भी एक्सेलरेशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा L1t-2 और उसके पावर में रखना है हमें C। अभी देखो m0 l0 t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे m के पावर में b आएगा, देखो m के पावर में b आएगा यहाँ पे, है ना। अभी l किधर है, l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक जगह पे पावर है a, एक जगह पे पावर है c, तो l के पावर में आएगा a प्लस सी और t के पावर में आएगा -2c। अब देखो दोनों साइड इक्वेशन आ गया m l t के फॉर्म में, ठीक है ना। तो m l t के फॉर्म में आ गया तो हम पावर को इक्वलाइज कर सकते हैं। ओके, दोनों तरफ पावर को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन equating the dimensions of both side। on both sides चलो, दोनों तरफ अगर मैं पावर को इक्वलाइज करूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो पावर क्या है b, और यहाँ पे m के ऊपर पावर क्या है 0, मतलब मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल गया। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करें, तो यहाँ पे देखो एक ही टर्म है c, -2c इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, t के पावर में यहाँ पे 1 है, तो मैं लिखूँ -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू मुझे मिल गया -1/2। सेम वे थर्ड इक्वलाइज करते हैं। l की पावर यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे है a प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड पे है 0, मतलब मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a, c की वैल्यू रख देता हूँ -1/2, तो a मुझे मिल गया +1/2। अभी देखो तीनों वैल्यू है हमारे पास a, b एंड c। ओके, तीनों वैल्यू कहाँ पे रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। तो t इक्वल टू मुझे मिलेगा k, l2 पावर a था और a हमें मिला 1/2। ओके, m2 पावर b था और b मुझे मिला 0, और g2 पावर c था और c की वैल्यू मुझे मिली है -1/2। तो उस हिसाब से क्या हुआ देखो, t इक्वल टू मैं k लिख सकता हूँ, L2 पावर 1/2, अभी M2 पावर 0 इक्वल टू तो 1 हो गया। ओके, किसी के भी पावर में अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है,
G2 पावर 1/2 है वो मैं नीचे लेके पावर प्लस कर सकता हूँ। अब देखो दोनों को मैं कॉमन 1/2 पावर दे सकता हूँ। पावर में 1/2 मतलब क्या हो गया, अंडर रूट, तो k अंडर रूट एल बाई जी। ओके, चलो k हमें मिल गया, सॉरी टाइम पीरियड मिल गया k अंडर रूट एल बाई जी। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका क्या करें, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि हम कोई कांस्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते। मतलब k के बारे में हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से पता चलेगा नहीं। ओके, तो फिर क्या करें, तो ये फॉर्मूला आप एज इट इज़ रख सकते हो, या तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप k की वैल्यू रख सकते हो। जैसे थियोरेटिकली हमें मिल सकता है k इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्चुअली k इज इक्वल टू 2 पाई। तो टाइम पीरियड मुझे मिल गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यही फॉर्मूला आप डिराइव करने वाले हो ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में। ओके, यहाँ पे हमने डिराइव किया है वो सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किया है, मतलब कांस्टेंट के बारे में पता चलेगा नहीं। आगे जाके जब ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में आप डिराइव करोगे तब पूरा थियोरेटिकली करोगे, वहाँ पे आपको डायमेंशन लेस अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ओके, तो ये हुआ सॉल्यूशन एग्जाम्पल 2.17 का। तो अभी हमने एग्जाम्पल 2.13 से स्टार्ट करके 2.17 तक का सॉल्यूशन देखा। यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तब तक ये सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.1 से लेके 2.17 तक सभी का सॉल्यूशन एक बार खुद करके देखो, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।